हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कंट्रोवर्सी नेपाल में चल रही है। और नेपाल में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके सिटीजनशिप लॉ को लेकर। तो इसको डिटेल में जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस लॉ के साथ, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और क्यों ये लाया गया था, वे फॉरवर्ड क्या है। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी यहाँ पे छूट जाती है। चलिए देखिए, इस तरह की प्रोटेस्ट की पिक्चर्स आपको इंटरनेट पे दिखेंगी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं ये डिस्कस करेंगे। स्टोरी शुरू होती है 16 अगस्त से। नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उनको सिटीजनशिप उनको रैटिफाई करना था, ये एक्ट जो पास किया गया था, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। जो प्रतिनिधि सभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको फिर से वापस भेज दिया कि आपने जो इसमें चेंजेस किए हैं उनको एक बार फिर से देखा जाए, इस एक्ट को रिकंसीडर किया जाए। अभी इलेक्शन सीजन भी आने वाला है और ये जो क्लैश है प्रेसिडेंट के बीच में और प्रतिनिधि सभा के बीच में, इससे एक डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। प्रोटेस्ट जो है वो सिटीजनशिप लॉ जो इन्होंने लाया है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये चीज़ आपको हिंदू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेपाल का ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ आया है, मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, लेकिन वो अभी धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहे हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी टाइम टू टाइम ये लोग चेंजेस करते रहते हैं। 2020 में इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वहाँ पे एक बिल डिस्कशन में था जो कि पास नहीं हो पाया। पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अपनी सहमति नहीं दी। वहाँ पे क्या था कि कोई भी फॉरेन महिला अगर नेपाली मेन से शादी करती है, सपोज आप इंडिया की लगा लो, यूजुअली इंडियन वुमेन होते थे, तो वो अगर नेपाल में शादी करती हैं एक नेपाली आदमी के साथ, तो उनको 7 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, तब उनको जाके नेपाल की सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये लॉ था कि वेटिंग टाइम बहुत था आपको नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप ऑब्टेन करने के लिए, कोई भी फॉरेन वुमेन जो नेपाली मैन से शादी करेगी। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज वहाँ पे पहले भी होती रही, लेकिन अभी वाली कंट्रोवर्सी इज डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या इशू है सिटीजनशिप जो है नेपाल में, उसको लेकर। तो नेपाल की एज अ देश अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ आया। 2006 में वहाँ पे मोनार्की जो है वो ख़त्म हुई। पहले राजा महाराजा का रूल वहाँ पे होता था, उसको मोनार्की बोलते हैं। 2008 में माओइस्ट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे सेटल होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करता है 2015 में, 20 सितंबर 2015 में। अब वो क्या बोलते हैं कि एक इस डेट से पहले जो भी नेपाली सिटीजन्स हैं, जो इस डेट से पहले पैदा हुए हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऑल नेपाली सिटीजन बॉर्न बिफोर दिस डेट गॉट नेचुरलाइज सिटीजनशिप, उनको नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उसके लिए हमको एक प्रॉपर लॉ, फेडरल लॉ जैसे गाइड करेगा, जिसको अभी तक फ्रेम नहीं किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उनके बच्चों को जो है सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये चीज़ इन्होंने कही। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे ये सोचा जा रहा था कि ये जो बहुत सारा यूथ है नेपाल में जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, उनको इस नए लॉ में जो है वो सिटीजनशिप दी जाएगी। अगर किसी के पास सिटीजनशिप नहीं है, दैट मीन्स यू आर स्टेटलेस, आप स्टेटलेस हैं, आपकी कोई कंट्री नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे यूथ हैं। तो इस बिल से हम सोच रहे थे कि उस तरह के यूथ को फ़ायदा होगा जिनके लिए हम वेट कर रहे हैं कि कोई लॉ फ्रेम होगा। लेकिन अब इस एक्ट के साथ इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ हमको दिखते हैं जेंडर जस्टिस में। जब भी हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल और फीमेल को लेकर भेदभाव जो है वो हो रहा है कि मेल के लिए अलग रूल है, फीमेल के लिए अलग रूल है। तो ये वाला जो कंट्रोवर्सी है इस बार, वो जेंडर जस्टिस के आसपास है। मेन क्रिटिसिज्म को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2006 का आया है, यहाँ पे जेंडर जस्टिस के जो भी आज तक पैरामीटर्स थे उनको चेंज किया गया है और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कैसे? अब यहाँ का जो आर्टिकल 11 सब क्लॉज 2 है, वहाँ पे कहते हैं कि एक इंसान जिसके फादर और मदर उनके पास नेपाली सिटीजनशिप है, यानी मम्मी पापा दोनों नेपाली सिटीजनशिप उनके पास है, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली बाय डिसेंट जो है वो डिसेंट उसको क्या मिल जाएगा? नेपाली सिटीजनशिप मिल जाएगी। दिस इज गुड इनफ। नेक्स्ट, यहाँ पे आर्टिकल 11 सब क्लास 5 क्या बोलता है? अ पर्सन हु इज़ बॉर्न टू नेपालीज मदर, कि उसकी, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बनाती हूँ, मदर फादर, ओके, कि मदर उसकी नेपाली है, ओके, नेपालीज है, जो कि देश में रहती है, लेकिन उसके फादर को डिक्लेयर करना होगा अनआइडेंटिफाइड। फिर जाके बच्चे को बाय डिसेंट
जो है सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए, अगर फादर नेपालीज है और मदर का कुछ पता नहीं है, मतलब मदर फॉरेन है, नेपालीज है या बाहर की है, तो वहाँ पे सिर्फ फादर को देखा जा रहा है कि ठीक है फादर नेपालीज है तो नेपालीज सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाए, मदर के बारे में कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भेदभाव कहाँ है? मदर के केस में, कि अगर मदर नेपाली है उस केस में उसको डिक्लेयर करना होगा, अगर उसके बच्चे के लिए उसको नेपाली सिटीजनशिप चाहिए कि फादर इज अनआइडेंटिफाइड, तब बच्चे को जाके नेपाली सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है किसी महिला के लिए ये डिक्लेयर करना कि फादर इज अनआइडेंटिफाइड। और इस तरह की डिक्लेरेशन फादर के केस में तो चाहिए ही नहीं है, मदर के बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सपोज एक महिला यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है कि फादर इज अनआइडेंटिफाइड, लेकिन बाद में पता चलता है कि फादर इज नॉट अनआइडेंटिफाइड, लेकिन वो एक फॉरेन सिटीजन है, किसी और देश का रहने वाला है, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट जो एक्शन है, प्यूनिटिव एक्शन जो है महिला के खिलाफ, वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है ये जेंडर जस्टिस को लेकर कि ये क्या बात हुई, फादर के लिए तो मदर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मदर के केस में आपको फादर को अनआइडेंटिफाइड घोषित करना है। क्योंकि अगर आप घोषित करते हैं कि फादर के पास फॉरेन सिटीजनशिप है तो उस केस में नेचुरलाइज सिटीजनशिप दी जाएगी, जो कि एकदम से कॉन्ट्राडिक्ट है आर्टिकल 11 सब क्लॉज 2 का। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि अगर इस केस में भी कि फादर फॉरेन सिटीजन है तो महिला परमानेंट रेजिडेंसी मदर की होनी चाहिए और चाइल्ड की, कि वो नेपाल में ही रहने चाहिए, तभी बच्चे को नेपाल का सिटीजनशिप जो है वो दिया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। अब जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको रिफ्यूज़ क्यों कर दिया, क्यों साइन नहीं किया? क्योंकि डेफिनेटली उनको जेंडर जस्टिस इसमें नहीं दिखा, और उनका कहने का मतलब है यहाँ पे महिला पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज़ को वापस से रिकन्सिडर किया जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है फिर से देखते हैं। अब ये अमेंडमेंट बेसिकली इन्होंने क्यों लाया था? देखिए, अमेंडमेंट लाने का मेन पर्पज़ था, जो मैंने आपको पहले बताया, कि अगर कोई फॉरेन महिला है, फीमेल है, वो नेपाल के किसी मैन से शादी करती है, किसी आदमी से शादी करती है, तो 7 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए। 7 साल के बाद उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलेगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था कि हम इस चीज़ को रोकें। और इसमें से यूजुअली जो महिलाएं हैं, इंडिया की मदेशी वुमेन है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके बच्चे, वो महिलाएं अभी तक विदाउट सिटीजनशिप हैं, स्टेटलेस हैं। इस तरह की फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं उनके पास नेपाली सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन ये जो न्यू अमेंडमेंट्स हैं, इन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड तो ख़त्म कर दिया महिलाओं के लिए, इसके बच्चों को भी फ़ायदा होगा, मदर एंड चिल्ड्रन जो अभी तक स्टेटलेस थे। इसलिए ये अमेंडमेंट बिल जो एक्ट है इम्पॉर्टेंट था। लेकिन इन्होंने जो बीच में ये जेंडर जस्टिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, वहाँ पे इशू हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी बंटी हुई हैं। अब ये जो 7 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड को ख़त्म करने के लिए अगर ये बिल ला रहे थे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, वो चाहते थे कि कूलिंग ऑफ पीरियड रहे, 7 साल का पीरियड रहना चाहिए। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो इसको ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि आगे आने वाले समय पे इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ये सब देखते हुए इनकी जो इंटरनल नेपाल की पॉलिटिक्स है उसके अकॉर्डिंग ऐसा चल रहा था। अब वे फॉरवर्ड यही हो सकता है, लेट्स सी, कि नेपाल सिटीजनशिप स्ट्रगल कमेटी जो है वो भी प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है। प्रेसिडेंट भंडारी को फोर्स किया जा रहा है कि रेटिफाई कीजिए, आप इस एक्ट को पास कीजिए, क्योंकि अगर वो पास नहीं कर रही हैं दैट मीन्स शी इज़ अगेंस्ट द प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनको 2nd टाइम के लिए भेजा गया है। और ये भी आर्ग्यू किया जा रहा है, जो नेपाल सिटीजनशिप स्ट्रगल कमेटी है, कि अगर ये बिल पास होगा, इससे जो महिलाएं इंडियन ओरिजिन की हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उनका कूलिंग ऑफ पीरियड है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ब्यूरोक्रेटिक प्रोक्रेस्टिनेशन जो हो रही है, डिले होता है, सिटीजनशिप नहीं मिलता, जो भी स्टेटलेस लोग हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इसलिए इसको पास कीजिए। तो येस, दिस इज़ अ गुड पॉइंट, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है। लेकिन जेंडर जस्टिस पे आप देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिस वजह से इस बिल को वापस किया गया। ये देखिए, अब आई होप नेपाल का कॉन्ट्रोवर्सी आपको समझ में आया होगा। ये इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलती है उसका एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज वी नीड अ होल न्यू लेक्चर टू डिस्कस दिस, बट आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। PDF में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी।
बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आसान बना सकते हैं अनअकैडमी पे। 20% ऑफ आपको अभी 22 अगस्त से 26 के बीच में मिलेगा। आप मेरा कोड वीरो UPSC यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल नोट्स भी आपको 26 अगस्त तक दिए जाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं हमारे सेंटर्स में। डू एनरोल योरसेल्फ। अनअकैडमी में आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं, आप मेरा कोड VIRO UPSC जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा फेवरेट रीज़न कि आप क्यों अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत चॉइस है ऑफ एडुकेटर्स कि आप जिस मर्जी से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी एक एडुकेटर को देख के अगर आते हैं तो यू विल गेट अ पैकेज ऑफ गुड एडुकेटर्स जिनके लेक्चर्स आप ले सकते हैं। बाकी प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है। प्लस इज़ अ नॉर्मल कोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये कोड मैंने लिखा है, इसको याद रखिए, VIRO UPSC। आइकॉनिक कोर्स में आपको मेंटोर भी मिलता है जो आपकी मदद करता है। तो सपोज़ आप मेरा कोड लगा के यूज़ कर रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता जो है वो की जाएगी। बाकी अगर आप एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते तो आप EMI ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। CSE बैचेस नए हमारे शुरू हो रहे हैं। कोड याद रखिए, वीरो UPSC कोड है, और डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।